नमस्कार, मैं नम्रता एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे कार्यक्रम बैक टू नेचर में। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर पर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही हमारे मन में डर पैदा होने लगता है। कई लोगों को लगता है कि अगर किसी को कैंसर है तो उस व्यक्ति की उम्र ज़्यादा नहीं है। WHO की एक रिपोर्ट की बात करें तो उसके अनुसार ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी समस्या है जो महिलाओं में आम तौर पर पाई जाती है। 2.1 मिलियन महिलाएं दुनिया भर में हर साल इस रोग से प्रभावित होती हैं। ऐसे में ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण और कारण पता होना बहुत ज़रूरी है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि कैसे आप उसे बीमारी को प्राकृतिक रूप से ठीक कर सकते हैं, लेकिन साथ ही लक्षण और कारण पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस विषय पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर रजनी दुग्गल जी। तो चलिए सबसे पहले मिलकर मैम का स्वागत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही गंभीर समस्या है, तो ऐसे में इसके लक्षण पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैम, लक्षणों के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जी, ये एक समस्या है जो धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस नहीं है, वो नहीं जानते कि ये क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हम लक्षण देखते हैं। तो आम तौर पे जो लक्षण है ब्रेस्ट कैंसर में, वो क्या होता है कि आपके ब्रेस्ट में गांठें सी बनने लग जाती हैं, कई बार स्वेलिंग लगती है और पेन होने लग जाती है। अगर कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है या रेडनेस हो रही है तो वो भी इसी का ही एक लक्षण है। इसके अलावा अंडर आर्म्स में आपके स्वेलिंग या गांठें महसूस होने लग जाती हैं और शेप चेंज हो जाती है या साइज़ चेंज हो जाता है ब्रेस्ट का, तो वो भी एक लक्षण है कि कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हो रही है। लेकिन घबराने की बात नहीं है कि अगर आपको शुरू में ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं तो आप प्राकृतिक चिकित्सा या लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ इसकी प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। और एक बार यदि आप जान लें कि ये सारे लक्षण, जैसे मैंने बोला, स्वेलिंग हो सकता है या शेप में चेंज आ सकता है या कई बार बाहर एक रेडनेस या स्वेलिंग, स्किन का कलरेशन भी चेंज हो जाता है, तो ये सब लक्षणों को आप ज़रूर ध्यान से देखें। और शुरुआत में ही अगर आप इसका पहचान कर लें तो आप इससे बच भी सकते हैं और इसको ठीक भी कर सकते हैं। जी मैम, इसके कारण क्या होते हैं, किन कारणों से हमें ब्रेस्ट कैंसर होता है? और मैंने सुना है कि इसके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, तो क्या सब टाइप का एक ही कारण होता है? देखिए, अगर हम कभी भी कारणों की बात करते हैं तो कोई भी एक कारण हर तरह की डिजीज़ पे फिट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं। 3 से 5 चीज़ें जब मिलती हैं तब जाकर कोई बीमारी आती है। तो इस चीज़ को समझना, जैसे कि मैं मेंटल हेल्थ को एक बहुत बड़ा एक तरह से वैज्ञानिक रूप से भी देखा जाए तो मैं मेंटल हेल्थ को एक बहुत अच्छे स्टेटस पे रखती हूँ कि अगर आप मेंटल हेल्थ में हमेशा खुश रहते हैं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अंदर आने वाले सेल्स के चेंजेस को अपने आप ही ठीक कर लेती है। तो सबसे बड़ा कारण मैं बोलूँगी कि आपको स्ट्रेस फ्री होना है। किसी भी डिजीज़ में स्ट्रेस जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बाकी आ जाते हैं हम लाइफस्टाइल पे, तो हार्मोनल चेंजेस में या नॉर्मली ये हार्मोनल चेंजेस के टाइम पे ये प्रॉब्लम आने लग जाती है जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। लाइफस्टाइल में अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम खाते हैं जिसमें कि केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल्स हमारे ब्लड के अंदर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये हमारी जीवनी शक्ति को कमज़ोर करते हैं और उस वजह से भी ये प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो हार्मोनल एक बात हो गई। एक पूरा का पूरा एनवायरनमेंट में कार्सिनोजेंस हैं, जैसे कि पॉल्यूटेंट्स हैं एयर में, वाटर में, फूड में, जो कि धीरे धीरे बॉडी में डिपॉजिट होते हैं और प्रॉपर एलिमिनेशन ना होने की वजह से ये कहीं ना कहीं डिपॉजिट होके कैंसरस होने लग जाते हैं। इसके अलावा आजकल एक हम कॉस्मेटिक यूज़ के ऊपर इतना ज़्यादा हम उनका इस्तेमाल करते हैं कि जैसे जिन कॉस्मेटिक्स में मर्क्यूरी है जो कि कैंसरस है,
हम प्रोडक्ट देखते वक्त ये सोचते ही नहीं कि हमने ये प्रोडक्ट लिया और इसको हम लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं, तो जो चीज़ आपने अपने स्किन में लगाई है वो आपकी बॉडी में जा रही है और उसमें कैंसर कारक तत्व होते हैं। तो कोई भी कॉस्मेटिक्स आप अगर खरीद रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि नेचुरल कॉस्मेटिक्स लीजिए, कम से कम केमिकल्स जैसे कि लेड और मर्क्यूरी वाले केमिकल्स ना हो या कम हो, ऐसे ही कॉस्मेटिक्स का आप उपयोग करें और कोशिश करें बहुत ज़्यादा समय तक अपने मुंह पर, अपनी स्किन पर ऐसे केमिकल्स का उपयोग ना करें। तो ये भी एक वजह हो जाती है कैंसर डेवलप होने की। और इसके साथ ही और भी बहुत सारे कारण हैं जो वजह बनते हैं कैंसर की, जैसे कि रेडिएशन को एक्सपोजर होना या ओबेसिटी यानी मोटापा, वो भी एक वजह है। एजिंग है, मेल न्यूट्रिशन है, माने कि खाने में डेफिशिएंसी होना भी एक वजह हो जाती है। अल्कोहलिज्म भी एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है इस कैंसर को क्रिएट करने में। तो कुल मिलाकर बहुत सारे रीज़न हमने बताए, इनमें से 3, 4 या 5 रीज़न मिलके इसकी वजह बनते हैं। एक्सरसाइजेस का लैक करना, माने कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे लिम्फ ग्लैंड्स हैं वो सारे के सारे एक्टिवेटेड हो जाते हैं और जहाँ से क्लेंजिंग करना होता है वो वहाँ से क्लेंजिंग कर देते हैं। लेकिन अक्सर हम एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारे लिम्फ भर जाते हैं, वहाँ गांठें हो जाती हैं और उस वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम है हमारी बॉडी का, जहाँ से हमारे टॉक्सिन्स निकलने होते हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, जब वो नहीं निकलते और वो इकट्ठे होने लग जाते हैं, तब भी ये बहुत बड़ा एक रीज़न बनता है इस बीमारी के। मैम, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, तो हर स्टेज पे सिम्टम्स भी चेंज होते हैं? देखिए, ऐसा होता है कि इनिशियल स्टेज में नहीं पता चलता तो डायग्नोसिस नहीं हो पाता, तो इसमें नॉर्मली 4th स्टेज के बाद हम बोलते हैं कि नहीं ट्रीटमेंट हो सकता। लेकिन 1st, 2nd या 3rd स्टेज तक भी अगर डायग्नोस हो जाता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए तो मैंने देखा है कि ठीक हो जाते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, मतलब उनका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है और काफ़ी हद तक नॉर्मल जीवन जिया जा सकता है। लेकिन बेस्ट ये है कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करें, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं ताकि इस तरह की समस्या आपको आए ही ना। तो इसलिए हम जब नेचर की बात करते हैं तो प्रिवेंटिव स्टेज पे ज़्यादा काम करते हैं कि इनको कीजिए ताकि ये समस्या ना आए। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जी मैम, कारणों पे तो काम करेंगे ही, लेकिन अब जिनको हो चुका है, जो व्यक्ति ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है, तो वो अब प्राकृतिक रूप से कैसे इसका उपचार करें? तो मैम, डाइट से शुरू करना चाहेंगे कि क्या डाइट वो फॉलो करें? ऐसा है, डाइट में बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं, जैसे मैंने बताया कि बॉडी में हमारे को एक तरह से ऑक्सीडेशन जो है उस प्रोसेस को कंट्रोल करना है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हमको अपने डाइट में बहुत सारे ऐसे चेंजेस लाने पड़ेंगे। कुछ चीज़ें हैं, जैसे 3 प्रोडक्ट्स तो मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि आप इसको रेगुलर अपने लाइफ में लीजिए। कैंसर है या नहीं है, लेकिन ये एक प्रिवेंटिव का काम भी करते हैं और क्यूरेटिव का भी काम करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम नॉर्मली सजेस्ट करते हैं वो होती हैं गाजरें। जो गाजर है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस में ऐसे कई लोगों को मिली हूँ कि जिन्होंने कैंसर होने के बाद गाजर का सही उपयोग करके, ज़्यादा उपयोग करके, एक विशेषज्ञ की निगरानी में उपयोग करके उन्होंने उसको ठीक किया है। तो गाजर सचमुच बहुत ही एक प्रभावशाली इलाज है। जैसे गाजर का जूस पीना या आपके खाने में गाजर को रोज़ इस्तेमाल करना, क्योंकि गाजर एक बहुत ही बड़ा एंटी कैंसरस है, एंटीऑक्सीडेशन है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक उपाय है इस बीमारी से लड़ने के लिए। दूसरी चीज़ जो हम बोलते हैं एंटी कैंसरस है, वो है नींबू का छिलका। आमतौर पे नींबू का छिलका, अगर अब हम देखते हैं तो लोग बोलते हैं कि हमने अल्कलाइन वाटर बनाया और उसमें नींबू का छिलका डाला या नींबू काट के डाला। तो नींबू के छिलके का इस्तेमाल अगर हम स्पेरिंगली, माने थोड़ा थोड़ा रेगुलर रूटीन में करें, तो ये एक एंटी कैंसरस बहुत बड़ा आप बोल सकते हैं प्रोडक्ट है, जो कि कैंसर नहीं होने देने के लिए, या हो चुके हैं तो कैंसर सेल्स को ठीक करने में, हील करने में मदद करता है। जैसे मैंने बताया गाजर, इसी तरह से ये भी एंटी कैंसरस है और ये काम करता है। अगर हम बोलें कि इसका अब इस्तेमाल कैसे करना है, तो बहुत सिंपल है। कई लोग नींबू को काट कर पानी में सोख करके उसका पानी पी लेते हैं। एक मैंने रेसिपी देखी थी जहाँ पर हम लोग इस तरह से बताते हैं लोगों को कि आप नींबू को फ्रिज में रख लीजिए, उसको फ्रोज़न कर लीजिए और जब आप सैलेड लेते हैं तो उसके ऊपर उसको ग्रेट करके डालेंगे
तो क्या होगा कि वो पूरा का पूरा नींबू का जो छिलका है वो भी आपके सैलड में आ जाता है, या किसी और भी चीज़ पर डालकर आप ले सकते हैं। तो नींबू में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि एंटी कैंसरस हैं। इसके अलावा एप्रिकॉट कर्नल के 1 या 2 सीड्स रेगुलर अगर आप फूड में लेते हैं, हालांकि ये थोड़े कड़वे होते हैं, बट दे हैव दैट एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़, एंटीऑक्सीडेशन, जो कि आपके ब्लड में जाकर हीलिंग जो प्रोसेस है उसको बढ़ा देती है और कैंसर सेल्स की जो ग्रोथ है उसको रोकने की कोशिश करती है। तो ये तो फूड हो गया कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट भी डिस्कस करूंगी कि जो अगर आप करते हैं वो बहुत सिंपल है। आपके कान के नीचे ये जो 2 हिस्से हैं, यहाँ पर अगर किसी तरह का आपको दर्द या गांठ आती है, ये यहाँ का लिम्फ है। अगर आप इसको रेगुलर मसाज करते हैं तो ये क्या करता है कि आपके अपर बॉडी के लिम्फ की ड्रेनेज में हेल्प करता है। कि नॉट दैट इसमें पेन है तो कैंसर है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी अपर बॉडी में किसी भी तरह का कंजेशन है, चाहे आपके दांत में दर्द है या आपके कॉफ है या किसी भी तरह का आप सोचिए कि इन्फेक्शन है, हर तरह से आपकी जो अपर बॉडी के लिम्फ को खाली करने में एक बहुत ही प्रभावशाली पॉइंट है। तो कान के नीचे इन पॉइंट्स को दबाइए रेगुलरली, इसमें डेफिनेटली आपको पेन आएगा, लेकिन इसको दबा के धीरे धीरे अगर आप रिलीज़ करेंगे तो ये एक बहुत ही हेल्पफुल रेमेडी है। और बहुत सारे केसेस में मैंने देखा कि नॉन कैंसरस भी अगर लिम्फ माने गांठें होती हैं अगर ब्रेस्ट में, तो इसको दबाने से वो गांठें धीरे धीरे रिड्यूस होके और ख़त्म हो जाती हैं। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव एंड ट्राइड। इसके अलावा अंडर आर्म्स मसाज, यानी कि अंडर आर्म्स में अगर आप ग्रेजुअली अपने हाथ से धीरे धीरे मसाज करते हैं, वहाँ पर अगर आपको किसी तरह का स्वेलिंग या गांठ लगता है, वो भी आप मसाज करने से अगर निकाल देते हैं तो ब्रेस्ट की गांठें जो हैं धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं और ठीक होने लग जाती हैं। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको अपने रेगुलर लाइफ में करते हैं तो ये एक एंटी कैंसरस थेरेपी का काम करते हैं। पानी खूब पीजिए। इसके अलावा आप जितनी ज़्यादा हरी सब्जियां खाएंगे वो आपको बहुत ही फ़ायदा करेंगे। जी मैम, आपने थेरेपी बताई, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए, डाइट बताई, लेकिन इसके साथ ही क्या हम फिजिकल एक्टिविटी में यानी कि एक्सरसाइज, योगा करके भी इसको क्योर कर सकते हैं? जी हाँ, देखिए इसमें क्या है, क्योंकि मैंने बोला अपर बॉडी है, तो अपर बॉडी में जितनी भी आपकी आर्म स्विंगिंग की एक्सरसाइज है जिससे आपका अपर लिम्फ जो है वो एक्टिवेटेड होता है, तो वो जो है बहुत हेल्पफुल है। कोशिश कीजिए कि खुली हवा में कीजिए ताकि आपको प्राकृतिक रूप से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले और आप नए सेल्स बनाने में मदद कर पाएँ शरीर की। तो खुले हवा में अगर आप आर्म स्विंगिंग की एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपके अंडर आर्म्स के जो लिम्फ ग्लैंड्स है वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं, तो भी ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो एक्सरसाइज इज़ रियली है। और साथ साथ में मेडिटेशन करके अपने स्टेट ऑफ माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव लेके आइए। देखिए जो ये कैंसर सेल डेवलपमेंट है ये अंदर से ही हो रहा है, एक तरह से आपकी बॉडी का ही एक काम है, एक बॉडी ही खुद ही ऐसे सेल्स को क्रिएट कर रही है। तो अगर आप मानसिक रूप से बहुत ही पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट और आप अपने बॉडी को कॉन्शियसली इंस्ट्रक्शन दें कि मैं ठीक हूँ, मैं बेहतर फील कर रही हूँ, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी एंड आई एम फिट, तो अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशन दे के इन कैंसर सेल्स को रोकने में आप अपनी मदद खुद ही कर सकते हैं। मैम, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी मदर को होता है तो क्या मदर से बेबी में भी ये पास ऑन हो सकता है? देखिए टेंडेंसी है, हम ये नहीं कह सकते कि अगर फैमिली हिस्ट्री में अगर है तो पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए हम प्रिवेंशन ज़्यादा बताते हैं कि अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो नहीं होगा, बचाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हुआ है तो ज़रूर ही होगा, संभावना है, लेकिन अगर हम कोशिश करें इन सब चीज़ों को फॉलो करने की, जैसे डाइट मैंने बताया, और इसके अलावा ख़ास तौर पे विटामिन के का इस्तेमाल करना है, विटामिन ए का इस्तेमाल करना है, तो जैसे जैसे डाइट में आप इन चीज़ों को डालेंगे तो डेफिनेटली आप इनसे बच पाएंगे। तो डाइट में ज़रूर ध्यान रखिए, आप एक्सरसाइजेस का ज़रूर ध्यान रखिए, प्रिवेंटिव हर काम आप ज़रूर कीजिए, सो दैट अगर फैमिली हिस्ट्री है तो भी वो फॉरवर्ड ना हो, संभावना कम हो जाती है। मैम, जैसे आपने बोला था कि एक जो सबसे बड़ा रीज़न आप मानते हो वो मेंटल हेल्थ है हमारी, अगर उस पर प्रभाव पड़ता है तो हमारी जो बीमारी है
वो ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो आपने जैसे बताया कि मेडिटेशन हम कर सकते हैं, तो मेडिटेशन के अलावा मैम और हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री करने के लिए? देखिए, मैं इसमें ये चाहती हूँ कि मानती हूँ कि जो आपका मेंटल हेल्थ है वो ही आपका शारीरिक हेल्थ बनता है, आपका फिजिकल हेल्थ बनता है। तो खाते वक्त पॉजिटिविटी रखना, स्ट्रेस फ्री होके खाना, आपका भोजन ही तो आपका शरीर बना रहा है, तो किन हालात में आप खाना बना रहे हैं। इसके अलावा मेडिटेशन में अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स के साथ लेकर जाना, कनेक्ट करना अपने आप से, वो बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि ख़ास तौर पे मैंने फूड्स पे ध्यान दिया है, तो इसमें आप जब मेडिटेशन करें तो उस टाइम पे कोशिश कीजिए पहले या बाद में कच्चा भोजन, जैसे मैं ख़ास तौर पे इसमें सजेस्ट करती हूँ कि व्हीट ग्रास जूस जो है, व्हीट ग्रास जूस आम अवेलेबल हो जाता है, आप उसका इस्तेमाल करें और मेडिटेशन करें, साथ साथ में डिटॉक्स करें। डिटॉक्स में ख़ास तौर पे मैंने बताया कि स्प्राउट्स, व्हीट ग्रास जूस, लेमन है, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, मेलन का इस्तेमाल, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एंटी कैंसरस होने के साथ साथ हमारे ब्लड को भी प्योरीफाई करेंगी, एक तरह से नया ब्लड बनाने में, नए सेल्स बनाने में हमारी हेल्प करेंगी। और साथ साथ में जब आप मेडिटेशन करके अपनी बॉडी की मेंटल और फिजिकल इम्यूनिटी पे काम करेंगे और साथ साथ में भोजन पे काम करेंगे, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट इसमें मिलेगा। जी मैम, ब्रेस्ट कैंसर के लिए कोई नेचुरल ट्रीटमेंट्स भी है? डाइट, फिजिकल एक्टिविटी ये तो हम करते हैं, इसके अलावा कोई और नेचुरल ट्रीटमेंट? नेचुरल ट्रीटमेंट में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये एक्यूप्रेशर मसाज है, इसके अलावा अंडर आर्म्स की मसाज है, ये बहुत काम करता है। और अगर ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि कहीं पे ये लंप्स बन रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम नॉर्मली या तो धूप स्नान देते हैं या हम ठंडी पट्टी रखते हैं। या यदि आप मिट्टी पट्टी बनाकर या ठंडी पट्टी बनाकर, इन दोनों में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें। अगर कहीं पे कोई लंप्स बन रहे हैं या आपको लग रहा है स्किन में डिस्कलरेशन है, तो इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी चिकित्सा का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए ख़ास तौर पे प्योर मिट्टी, माने गंदी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, आप साफ़ मिट्टी का इस्तेमाल कीजिए। साफ़ मिट्टी आपको घड़ा बनाने वालों से मिल जाती है कई बार, उसकी एक आप पट्टी बना लीजिए और उसको मसलिन क्लॉथ पे लगाकर, और जिस जगह पर कैंसर की गांठ है या ऐसा कुछ है, क्योंकि मिट्टी में एक ऐसी कुदरती पावर है, ताकत है कि वो गंदगी को सोख लेती है। तो अगर लोकल एप्लीकेशन में आप चाहें तो इस पर मिट्टी पट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मिट्टी साफ़ होनी चाहिए, उसको बहुत अच्छे से क्लीन करें और उसको एक पेस्ट बना लीजिए सॉफ्ट, और उसको उस जगह पर लगाइए मसलिन क्लॉथ में डाल के। आधे घंटा सुबह, आधे घंटा शाम अगर लगाते हैं तो जो वहाँ पर लंप्स बन रहे हैं या किसी तरह का पेन है, उसमें भी रिलीफ मिलता है। तो मिट्टी चिकित्सा बहुत प्रभावशाली है। मैम, कैंसर जैसे कि बहुत ही गंभीर समस्या होती है और लोग इसमें मेडिकेशंस लेते हैं, तो प्राकृतिक रूप से जब हम इसका उपचार करते हैं तो क्या हमें दवाइयों को एकदम से छोड़ देना चाहिए या धीरे धीरे छोड़ना चाहिए? मतलब किस स्टेज पर हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए दवाइयाँ? क्योंकि अगर ज़्यादा स्टेज है कैंसर की तो उस स्टेज पर एकदम दवाइयाँ छोड़ना भी रिस्की हो सकता है, तो ऐसे में क्या करें? हाँ, देखिए ऐसा है, क्योंकि ये एक बहुत डेंजरस डिजीज़ है, तो किसी भी तरह से हम ये नहीं बोलेंगे कि आप इसकी चिकित्सा घर में करें। इसके लिए आपको विशेषज्ञ के पास जाना ही है। स्टेज कौन सा है ये भी आप आसानी से डायग्नोज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगी कि जिन चीज़ों को हमने बोला है, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ में आप मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं, क्योंकि आप जानते ही नहीं आप किस स्टेज पे हैं। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे अगर मेडिकल में हम रेडिएशन कहते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स को आप संभाल पाएंगे अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा साथ साथ में इस्तेमाल करेंगे। अगर तो आप पहले ही लाइफस्टाइल में चेंजेस ला रहे हैं तो आपको हो सकता है ये समस्या कभी आए ही नहीं, और अगर माइल्ड है तो शुरू में ही आपकी जो गांठें वगैरह हैं वो ठीक हो सकती हैं। लेकिन अगर समस्या डायग्नोस हो चुकी है और आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो हम कभी ये नहीं कहेंगे कि आप ट्रीटमेंट बीच में छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। आप प्राकृतिक चिकित्सा या लाइफस्टाइल की वजह से एक्सटेंडेड एजेस का आप लाभ उठा सकते हैं और उसका जो प्रभाव है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, और जो आपके साथ दवाइयाँ चल रही हैं उसके साइड इफ़ेक्ट को भी काफ़ी हद तक आप कम कर सकते हैं, क्योंकि बीमारी जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो साथ साथ में मेडिसिन के आते हैं वो ज़्यादा बहुत प्रभाव बुरा डालते हैं, जिस वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ये सारी जो आपको चिकित्सा बताई गई है या लाइफस्टाइल बताया गया है, तो
बिना किसी विशेषज्ञ की उपस्थिति के या किसी विशेषज्ञ से सलाह किए बगैर किसी भी हालत में आप जो है अपने ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट ना करें एक विशेषज्ञ की उपस्थिति में। लेकिन फिर भी ये सारी ट्रीटमेंट्स आप घर में करते रहेंगे तो क्या होगा कि इस परिस्थिति से जल्दी बाहर आ जाएंगे। लेकिन दवाइयाँ नहीं बंद करनी है, क्योंकि आप नहीं जानते कि किस हद तक आपके ये प्रॉब्लम डेवलप हो चुकी है। मैम, जैसे आपने डाइट तो बताई कि अगर किसी व्यक्ति को ब्रेस्ट कैंसर अगर हो चुका है तो उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए, लेकिन अगर हेल्दी पर्सन की बात करें कि अगर कोई हेल्दी पर्सन अपनी हेल्दी लाइफ जीना चाहता है तो उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए कि उसे कैंसर क्या कोई भी बीमारी ना हो? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि ना हो बीमारी, इससे बेहतर तो कुछ नहीं है, बिकॉज प्रिकॉशन हमेशा क्योर से बेटर रहता है। तो आप अपने डाइट में कुछ चीज़ों का इस्तेमाल रेगुलर कीजिए। इसमें मैं सबसे पहले बोलूँगी ग्रेप्स या ग्रेप्स का जूस। ये इतना अच्छा डिटॉक्सिफायर है कि चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन है या आपको ब्लड में इन्फेक्शन है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, अगर आप रेगुलर डाइट में ग्रेप्स लेते हैं, ग्रीन ग्रेप्स ले सकते हैं या ब्लैक ग्रेप्स ले सकते हैं या इनका जूस का इस्तेमाल कीजिए। ये इतना अच्छा डिटॉक्सिफायर है कि शरीर में बीमारी बनने ही नहीं देता, बहुत ही प्रभावशाली है। इसके अलावा व्हीट ग्रास जूस जैसे मैंने बताया, इट इज़ जस्ट लाइक, आप बोल सकते हैं कि ये एक नया खून है। आपने एक नया खून अपने अंदर डाला तो इसको बोलते हैं कि आपने व्हीट ग्रास जूस ले लिया। आपके एक एक सेल में ये दोबारा से रीजेनरेट करता है और फ्रेश एंड हेल्दी सेल्स बनाता है। तो किसी भी तरह का, किसी भी लेवल का इन्फेक्शन को ये किल कर सकता है, आपको हेल्दी ब्लड देता है। और आपका ब्लड हेल्दी है तो सब कुछ हेल्दी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्प्राउट्स में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। तो जो विटामिन सी का इंटेक है, जैसे कि अगर आप आंवला ले रहे हैं, नींबू पानी ले रहे हैं या सिट्रस फ्रूट्स ले रहे हैं, तो विटामिन सी आपके डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी और विटामिन ए, ये दोनों मिलकर आपको एंटी कैंसरस बना देते हैं। एक तरह से आप खुद ही अपनी बॉडी में आने वाले इन जर्म्स से फाइट कर पाएंगे। तो अगर है या नहीं है, बट फॉर अ हेल्दी पर्सन मैं बोलूँगी कि इन चीज़ों को ज़रूर आप अपने डाइट में लीजिए। आप चाहे हफ्ते में एक बार लीजिए, हफ्ते में दो बार लीजिए। प्लान बना लीजिए कि हाँ, आज मुझे ग्रेप जूस लेना है, आज मुझे व्हीट ग्रास जूस लेना है, आज मुझे स्प्राउट्स लेने, बिकॉज जो स्प्राउट्स हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं आपकी डाइट के लिए। इट्स अ लिविंग फूड, आपको लिविंग फूड लेता है, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपकी इम्यूनिटी, सब कुछ को बूस्ट करते हैं। तो आपको स्प्राउट्स को डेफिनेटली अपने डाइट में लेना है। आंवले का इंटेक बढ़ा दीजिए, स्ट्रॉबेरीज ले सकते हैं, टमेटोज, कच्चे टमाटोस, मान लें टमाटर का जूस निकाल कर, अगर आप गाजर और टमाटर का जूस निकाल कर अगर लेते हैं, एक छोटी सी हेल्दी सी रेसिपी है कि आप गाजर, टमाटर, आंवला, इनको मिक्स करके इसका जूस निकाल लीजिए, चाहे तो व्हीट ग्रास के साथ मिक्स कीजिए या अकेले लीजिए, और इसको हफ्ते में 1 या 2 बार आधा कप लेना शुरू कीजिए। तो एक तरह से डेली आपने अपने आप को डिटॉक्स करा, अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करा और साथ साथ में आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार की दिया कि आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। इसके अलावा आजकल मेलन्स आए हुए हैं, जैसे कि आप आमतौर पे देखते हो, तो इसको ज़रूर लीजिए। माने रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स को अपने डाइट का एक बहुत ही बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्सा बना के रखिए कि सिर्फ पका हुआ, फ्रोज़न या प्रोसेस्ड खाना नहीं खाना, मुझे कच्चा खाना ज़रूर खाना है। जैसे कि कैबेज ज़रूर खाना है, कैरेट्स ज़रूर खाने हैं, इन सब चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान दीजिए। इसके अलावा मैं बोलूँगी कि अगर आप ये सब डाइट्स ले रहे हैं तो प्लीज़ इनको लेते समय अपने मानसिक अवस्था का ज़रूर ध्यान रखिए कि जब आप ये खाना ले रहे हैं, ताज़ा खाना ले रहे हैं, आराम से बैठकर अपने मेंटल पीस को ज़रूर पहले लीजिए और फिर इस चीज़ों को लीजिए। तो आप देखेंगे कि रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलने लगेंगे। कहीं ना कहीं हम अपने आप को मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली किसी भी तरह की बीमारी के जर्म से लड़ने के लिए तैयार करें। जी, तो मैम सबसे अच्छा तो यही है, जैसे आपने बोला प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम अपनी डाइट को इतना अच्छा रखेंगे तो हमें कोई बीमारी होगी ही नहीं, और अगर हो जाती है तो उसके लिए भी आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। तो मैम इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की ब्रेस्ट कैंसर पर। ब्रेस्ट कैंसर के क्या लक्षण होते हैं, किन कारणों से होता है और कैसे हम इसे प्राकृतिक रूप से इसे ठीक कर सकते हैं, इस बारे में हमने आपको बताया। तो आप इस सारी जानकारी को अपने जीवन में आत्मसात कीजिए। किन किन चीज़ों पे काम करके आप हर बीमारी से निजात पा सकते हैं, ये भी हमने आपको बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़रूर फॉलो करें। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।